नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो लिखी तो गई थी 1959 में, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। हाँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज की। बिल्कुल। और ये बात सोचने वाली है ना कि आज जब हमारे पास सेल्फ हेल्प की इतनी नई नई किताबें हैं, इतने हैक्स हैं, तब भी 60 साल पुरानी ये किताब इतनी रेलेवेंट क्यों है? मुझे लगता है इसका जवाब इसकी सादगी में है। श्वार्ट्ज कोई बहुत मुश्किल कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं देते। नहीं। वो बस एक बहुत ही एक बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार हमारे सामने रखते हैं। सही कहा। ये किताब सीधे उस एक चीज पर चोट करती है जो शायद हम सबको कभी न कभी रोकती है। हमारी अपनी सोच। हाँ, हमारी अपनी सोच का दायरा। श्वार्ट्ज का मूल तर्क यही है कि हमारी सफलता, हमारी खुशी, यहाँ तक कि हमारे बैंक बैलेंस का आकार भी, वो सीधे सीधे हमारी सोच के आकार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और यह उस आम धारणा को चुनौती देती है कि भाई सफल होने के लिए तो कोई असाधारण प्रतिभा चाहिए, या बहुत ज्यादा आईक्यू हो, या फिर किस्मत अच्छी हो। हाँ, कि बस किस्मत का खेल है। श्वार्ट्ज कहते हैं नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है आपकी सोच का आकार। बड़ा सोचे और आपको बड़े नतीजे मिलेंगे। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। इस किताब का जो सबसे मूल सिद्धांत है, अगर किसी को एक लाइन में समझाना हो तो ये किस बारे में है? एक लाइन में कहें तो ये इस विश्वास के बारे में है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। इसका तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। जब आप सच में मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपका दिमाग अपने आप कैसे करें के रास्ते खोजने लगता है। अच्छा। वो मैं ये कर सकता हूँ वाला जो विश्वास है ना, वही उस काम के लिए जरूरी शक्ति, कौशल और ऊर्जा पैदा करता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी आपको सही साबित करने में लग जाता है। हाँ, वो बहाने और कारण ढूंढने लगता है। किताब में वो सेल्समैन हैरी का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, बताइए उसके बारे में। उसका बॉस हैरान था कि हैरी बाकी लोगों से 5 गुना ज्यादा कैसे बेच लेता है, जबकि वो न ज्यादा पढ़ा लिखा है, न उसका इलाका कोई बहुत अच्छा है। और जवाब बहुत सरल था। हैरी दूसरों से 5 गुना बड़ा सोचता था। बस इतना ही? हाँ, जहां दूसरे सोचते थे कि चलो 50,000 की बिक्री करेंगे, हैरी 2.5 लाख का लक्ष्य रखता था। वो खुद को सिर्फ एक सेल्समैन नहीं, एक सलाहकार के तौर पर देखता था। ये छोटी सी कहानी ही पूरी किताब का सार है। तो ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ सेल्स या बिजनेस के लोगों के लिए ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी भी लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता से कम जी रहा है। कहीं फंसा हुआ महसूस करता है। हाँ, किसी औसत दर्जे की नौकरी में या जिंदगी में, या कोई जो नया करियर शुरू कर रहा है या किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ये एक तरह का मानसिक रीसेट बटन है। चलिए, तो इसकी कुछ बड़े विचारों पर बात करते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट से होती है। विश्वास ही सफलता का थर्मोस्टेट है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? कोई अपना थर्मोस्टेट कैसे सेट करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, थर्मोस्टेट क्या करता है? वो एक कमरे के तापमान को कंट्रोल करता है ना? हाँ। आप उसे जिस डिग्री पर सेट करते हैं वो तापमान को वहीं बनाए रखता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारा विश्वास भी हमारी उपलब्धियों के लिए ठीक यही काम करता है। अगर आपका विश्वास कम पर सेट है तो आप हमेशा छोटे मोटे परिणाम ही हासिल करेंगे, और अगर ऊंचे स्तर पर सेट है तो आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है। सिर्फ चाहने से तो विश्वास नहीं बढ़ जाता। कोई असल में अपना थर्मोस्टेट कैसे बढ़ा सकता है? बहुत जरूरी सवाल है। और श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये रातों रात नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है अपने आप से बात करने के तरीके को बदलने से। अच्छा। किताब में डिट्रॉइट के एक टूल एंड डाई वर्कर का उदाहरण है। वो सालों तक एक औसत जिंदगी जी रहा था, ये मानकर कि बस यही मेरी किस्मत है। उसका थर्मोस्टेट कम पर सेट था। बिल्कुल। फिर उसने जानबूझकर कॉन्शियसली अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू किया कि वो एक बेहतर जीवन का हकदार है, कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। यानी उसने पहले अपने दिमाग में एक बड़ी तस्वीर बनाई। हाँ, उसने अपने थर्मोस्टेट को मैनुअली ऊपर किया। शुरू में शायद उसे खुद भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उसने लगातार उस बड़ी सोच को पोषित किया और 5 साल के अंदर वो एक सफल व्यवसायी था। वाह! उसकी हकीकत बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। तो ये एक सचेत प्रयास है, सिर्फ इच्छा नहीं।
ये बात उस दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट का। हाँ, ये तो कमाल का तरीका है समझाने का। हमारे दिमाग के अंदर जो लड़ाई चलती रहती है उसे समझने का एक शानदार तरीका है ये। बिल्कुल। श्वार्ट्ज हमारे दिमाग की तुलना एक विचार बनाने वाली फैक्ट्री से करते हैं जिसके 2 फोरमैन हैं, मिस्टर ट्रायम्फ और मिस्टर डिफीट। हाँ, मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो सकारात्मक विचारों के विशेषज्ञ हैं। आप उन्हें कोई भी काम दीजिए, वो आपको कारण गिना देंगे कि आप ये क्यों कर सकते हैं, आप क्यों सफल होंगे। और दूसरे हैं मिस्टर डिफीट, जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। वो आपको 100 कारण बता देंगे कि आप क्यों असफल होंगे, क्या क्या गलत हो सकता है, और आपको कोशिश ही क्यों नहीं करनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आपके प्रति पूरी तरह वफादार हैं। आप जिसे भी संकेत देंगे वो तुरंत काम पर लग जाएगा। सही। जरा सा शक का संकेत दीजिए और मिस्टर डिफीट हाजिर हो जाएंगे पूरी फाइल लेकर। और जरा सा आत्मविश्वास दिखाइए तो मिस्टर ट्रायम्फ एक पूरी योजना के साथ तैयार मिलेंगे। तो श्वार्ट्ज की सलाह सीधी है, मिस्टर डिफीट को नौकरी से निकाल दो। हाँ, और मिस्टर ट्रायम्फ को 24/7 काम पर रखो। मिस्टर डिफीट को नौकरी से निकालना ही शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो अक्सर बहुत लॉजिकल लगते हैं। और यहीं पर किताब का एक और बड़ा हिस्सा आता है, बहानाइटिस, असफलता की बीमारी। ये शब्द सुनने में तो मजाकिया लगता है, लेकिन क्या ये वास्तविक बाधाओं को कम आंकने का खतरा नहीं पैदा करता? मतलब हर कोई जो अपनी सेहत की बात करता है वो सिर्फ बहाना तो नहीं बना रहा होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। श्वार्ट्ज का इरादा असली समस्याओं को नकारना नहीं है, उनका ध्यान उस आदत पर है जहां हम इन समस्याओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। अच्छा, कि उन्हें आगे ना बढ़ने का एक कंबल बना लेते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इसे 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। पहला है स्वास्थ्य बहानाइटिस, मेरी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन आज के दौर में जहां हम मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट पर इतनी बात करते हैं, क्या ये सलाह थोड़ी पुरानी नहीं लगती कि बस इसके बारे में बात मत करो? बेहतरीन सवाल। हमें इसे 1950s के दशक के संदर्भ में भी देखना होगा, लेकिन इसका मूल सिद्धांत आज भी रेलेवेंट है अगर हम उसे सही तरीके से समझें। कैसे? श्वार्ट्ज का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं या अपनी असली स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करें। उनका मतलब है कि आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अपनी हर बातचीत का मुख्य विषय न बनाएं। लगातार अपनी बीमारियों के बारे में बात करने से वो आपके दिमाग में और बड़ी हो जाती हैं। उनका इलाज है अपनी सेहत के बारे में बात करना बंद करें, चिंता करना बंद करें और जो अच्छी सेहत आपके पास है उसके लिए आभारी रहें और एक्टिव रहें। हाँ, और याद रखें कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा है बुद्धि बहानाइटिस, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। ये तो बहुत ही आम है और श्वार्ट्ज इसके लिए तर्क देते हैं कि आपका IQ कितना है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। मतलब सोच जो बुद्धि को गाइड करती है वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने हेनरी फोर्ड का मशहूर उदाहरण दिया है। एक मुकदमे में उनसे कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए तो उन्हें जवाब नहीं पता थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा, मेरी डेस्क पर एक बटन है जिसे दबाकर मैं ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मुझे कोई भी जवाब दे सकते हैं। उनका मुद्दा था, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। सही बात है। महत्वपूर्ण सोचने की क्षमता है, याद रखने की नहीं। और फिर आता है उम्र बहाना आइटिस, मैं बहुत बूढ़ा हूं या मैं बहुत छोटा हूं। हाँ, ये दोनों तरफ काम करता है। 25 साल का युवा सोचता है कि उसके पास अनुभव नहीं है और 55 साल का व्यक्ति सोचता है कि उसका समय निकल गया। किताब में 40 साल की सिसिल की कहानी है जो नौकरी बदलने से डर रहा था, लेकिन जब उसे ये एहसास कराया गया कि उसका प्रोडक्टिव लाइफ अभी 30 साल और बाकी है, मतलब उसके करियर का 60% हिस्सा अभी भी बचा है। हाँ, तो उसका नजरिया ही बदल गया। उम्र एक तथ्य है, लेकिन उसे बाधा बनाना या अवसर बनाना वो हमारा रवैया है। ये सारे बहाने, चाहे वो सेहत का हो या उम्र का, इनके मूल में कहीं ना कहीं डर ही तो होता है। बिल्कुल। असफलता का डर, कुछ नया करने का डर। तो इस डर से निपटने के लिए किताब क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डर ही इन सभी बहानों की जड़ है और किताब का इस पर एक पूरा अध्याय है जिसका शीर्षक ही समाधान है। कार्यवाही, एक्शन, डर को खत्म करती है। एक्शन? हाँ। डर एक मानसिक स्थिति है और ये तब बढ़ता है जब हम कुछ नहीं करते। संकोच और टालमटोल वो डर के लिए खाद की तरह काम करते हैं। और इसका इलाज है बस उस काम को कर देना। इलाज बहुत सरल है, भले ही करना मुश्किल लगे। एक्शन लेना, जिस चीज से डर लगता है उसे टालने के बजाय तुरंत करें।
कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना का उदाहरण है। वे अपने हर रंगरूट को तैरना सिखाते थे, चाहे उन्हें पानी से कितना भी डर क्यों ना लगता हो। अच्छा। उन्हें सीधे पानी में उतार दिया जाता था। पानी का सामना करने की क्रिया ही पानी के डर को खत्म कर देती थी। यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो जिस फोन कॉल से डर लग रहा है उसे करें, जिस प्रेजेंटेशन से घबराहट हो रही है उसकी तैयारी शुरू करें। बिल्कुल। एक्शन आत्मविश्वास पैदा करता है और डर को भूखा मार देता है। तो इन सभी विचारों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। किताब कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम भी बताती है। हाँ, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। पहला कदम है अपने मानसिक बैंक का प्रबंधन करें। मानसिक बैंक? हाँ, हमारी याददाश्त एक बैंक की तरह है जिसमें हम हर दिन विचार जमा करते हैं। आप या तो सकारात्मक सुखद यादें जमा कर सकते हैं या नकारात्मक, मतलब जब आप अकेले हों या खाली बैठे हों तो जानबूझकर अपनी पुरानी सफलताओं, अच्छे पलों और तारीफों को याद करें। बिल्कुल। और उतना ही जरूरी है कि आप अपने बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। जब भी कोई नकारात्मक याद आए उसे तुरंत रोक दें, उसे अपने दिमाग में जगह बनाने से मना कर दें। ये एक तरह से अपने मानसिक आहार को नियंत्रित करना हुआ। सही कहा। किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 5 ठोस अभ्यास भी बताए गए हैं। ये मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि ये बहुत सरल हैं। पहला है आगे की सीट पर बैठें। ये छोटा लगता है पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा है। किसी मीटिंग या क्लास में ज्यादातर लोग पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। हाँ, यह आत्मविश्वास की कमी का संकेत है। और आगे बैठने का मतलब है कि आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं और आप शामिल होने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आंख से संपर्क साधने का अभ्यास करें। आंखें चुराना कहता है मुझे खुद पर यकीन नहीं है, और सीधे देखना कहता है मैं ईमानदार हूं और जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करता हूं। तीसरा है 25% तेज चलें। ये मैंने असल में कोशिश करके देखा है। अच्छा। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे आप कहीं भाग रहे हो, लेकिन ये सच है कि आपका पूरा मूड बदल जाता है। लोग भी आपको ज्यादा ऊर्जावान समझते हैं। सुस्त चाल एक सुस्त रवैये को दर्शाती है। बिल्कुल। और चौथा है बोलने का अभ्यास करें। हर मीटिंग में कुछ न कुछ बोलने का नियम बनाएं। एक सवाल, एक टिप्पणी, एक सुझाव। चुप रहना आपको और भी छोटा और अदृश्य महसूस कराता है। हाँ, बोलना आत्मविश्वास को विटामिन की खुराक देने जैसा है। और पांचवा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, एक बड़ी मुस्कान दें। हाँ, एक सच्ची बड़ी मुस्कान डर और चिंता को तुरंत पिघला देती है। आप एक ही समय में डरा हुआ महसूस नहीं कर सकते और बड़ी मुस्कान नहीं दे सकते। ये शारीरिक रूप से असंभव है। और ये दूसरों के प्रतिरोध को भी कम करता है। इन सब के साथ एक और जरूरी बात है, बड़े विचारकों की शब्दावली विकसित करना। शब्दों का चुनाव। हाँ, ये सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, ये अपने और दूसरों के दिमाग में सकारात्मक तस्वीरें बनाने के बारे में है। जैसे ये एक समस्या है कहने के बजाय कहें ये एक चुनौती है। बिल्कुल। या हम असफल हो गए की बजाय कहें ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हार की मानसिकता को समाधान की मानसिकता में बदल देता है। और ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए संभावनाओं को खोलता है। संक्षेप में कहें तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है कि हमारी सफलता या असफलता हमारी बाहरी परिस्थितियों का उतना नतीजा नहीं है जितना हमारी आंतरिक सोच की गुणवत्ता का है। ये एक विकल्प है जिसे हम चुनते हैं। यह खुद पर विश्वास करने, बहानों की दीवारों को तोड़ने, डर पर कार्रवाई करने और अपने माहौल को सकारात्मक बनाने के बारे में है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा से हमारे श्रोताओं को 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए पहली और सबसे जरूरी बात होगी, अपने आप में विश्वास करें, सच में करें। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है। किताब ये साबित करती है कि मैं ये कर सकता हूं का रवैया ही इसे कैसे करना है का रास्ता खोज निकालता है। मैं इसमें जोड़ूंगी दूसरा, बहानाइटिस नाम की असफलता की बीमारी को पहचानें और उसका इलाज करें। हाँ, अपनी सीमाओं के लिए स्वास्थ्य, उम्र, बुद्धि या किस्मत को दोष देना बंद करें। ये सिर्फ बहाने हैं जो आपको औसत दर्जे में फंसाए रखते हैं। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा एक्शन लेने लायक, एक्शन डर का इलाज है। जिस चीज से डर लगता है उसे टाले नहीं, उसे करने के लिए एक छोटा कदम उठाएं अभी।
एक्शन एक स्नोबॉल की तरह है ना। हाँ, ये छोटा शुरू होता है लेकिन गति पकड़ता है और आत्मविश्वास का एक बड़ा गोला बन जाता है जो डर को कुचल देता है। और चौथा, बड़ा सोचें, बड़ी शब्दावली का प्रयोग करें और बड़े काम करें। अपने लक्ष्यों को बड़ा रखें, अपनी बातचीत में सकारात्मक और आशावादी भाषा का प्रयोग करें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप व्यवहार करते हैं और वैसा ही आप अंततः बन जाते हैं। बिल्कुल। इस किताब से प्रेरित होकर एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के मन में छोड़ा जा सकता है, वो क्या होगा? किताब के अंत में एक बहुत पुराना उद्धरण है पबेलियस साइरस का, जो कहता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का स्वामी होगा, एक मूर्ख उसका दास होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितनी प्रतिभा या अवसर है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपने मन के स्वामी हैं या उसके दास। क्या हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं या हमारी सोच हमें नियंत्रित करती है? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करता है। बिल्कुल।